बात स्वाभिमान पे आए तो टकराना भी जरूरी है। और धिक्कार है बनारस की पुलिस पे। आप बंद करिए ये जो है मिशन नारी शक्ति। आप लोग मुख्यमंत्री की योजनाओं को पतीला लगा रहे हैं और मैं यकीन दिलाता हूं बनारस की पुलिस को, बनारस के कप्तान को, बनारस की जनता को, देश की जनता को, हर महिला को, हर बहन को कि इस वीडियो को मैं सीधा मुख्यमंत्री के पास पहुंचाऊंगा। बंद करिए ये जो है ढकोसलेबाजी, दिखावेबाजी कि आप लोग मिशन नारी शक्ति चला रहे हैं। बात स्वाभिमान पे आए तो टकराना भी जरूरी है और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्रा बन के बनारस की आवाज एक बार फिर आपके साथ, आपके पास। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहा है नारी शक्ति 5.0, जिसमें जो है सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री का कहना है कि नारी शक्ति को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उन्हें किस तरह से मजबूती दी जाए। और कहीं न कहीं ये एक अच्छी पहल है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे तथ्यों को आपके सामने लेकर आने वाला हूं जो बनारस में इस पूरे मामले को जो है कहीं न कहीं आप देखेंगे कि नारी शक्ति को उत्तर प्रदेश के बनारस की पुलिस पूरी तरह से डुबा रही है। दोस्तों, बात मैं करूं उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसे लास्ट तक आप देखेंगे जरूर और हो सके तो दूसरों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसी महिला से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो वास्तव में आप कह सकते हो कि प्रताड़ना की पराकाष्ठा को पार कर चुकी हैं, जिनसे मैं जब ऑफ कैमरा बात किया तो यकीन मानो दोस्तों कि मैं आज कह रहा हूं कि कैसे इन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। बहुत ही मैं एकदम सोचने को मजबूर हो गया और इनको मैं सैल्यूट भी करता हूं कि बनारस के एक दबंग माफिया से किस तरह से ये महिला जो है लोहा ले रही हैं, जबकि इनके पीछे न तो कोई आर्थिक स्रोत है, न तो इनके पति जीवित हैं, न तो इनके परिवार में कोई रह गया है। फिर भी एक महिला अकेले, वास्तव में अगर नारी शक्ति कोई है तो मेरे बगल में है और मैं बहुत ही अभिभूत महसूस कर रहा हूं कि मैं इनके लिए आज कुछ करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आपको इनके बारे में बताऊं इससे पहले मैं इनसे ही जान लेता हूं इनके बारे में। और यकीन मानिए कि ये जो महिला मेरे बगल में दिखाई दे रही है ये सैल्यूट करने लायक है, क्योंकि बहुत ही दुश्वारियों के साथ एकाकी जीवन ये महिला जी रही हैं। आपको मैं यकीन मानिए मैम कि मैं सैल्यूट करता हूं कि आप आवाज न्यूज पे आई हैं और मैं बनारस को वादा करता हूं, आपको वचन देता हूं कि आपके मामले को हम सीरीज बनाकर उठाते चले जाएंगे और हर उस भूमाफिया, उस दबंग को मुंह तोड़ जवाब देते जाएंगे जो भ्रम में जी रहा है कि उसे कोई दबा नहीं सकता है। तो यहां पर आपके खिलाफ आवाज न्यूज एक मुहिम शुरू करता है। सबसे पहले आप अपना परिचय बनारस की जनता सहित उत्तर प्रदेश, पूरे भारत की जनता को बताइए और यकीनन ये महिला सैल्यूट के लायक हैं। मैं मंजुलता वर्मा, नाटी इमली, वाराणसी की रहने वाली हूँ और मेरे पति का डेथ जो है कि सन 2000 जनवरी 2005 में हो चुकी है। उस समय मेरा बेटा छोटा था। आज मेरा बेटा 24-25 साल का, 25-26 साल का करीब हो गया है और मैं अकेले ही ऐसे लोगों से मोर्चा ले रही हूँ। लेकिन न तो मुझे पुलिस का कोई सहायता मिल रहा है, न तो कोर्ट, कहीं भी नहीं। कोई डर के मारे उस माफिया के खिलाफ जाता ही नहीं। गवाही लोग देखेंगे कि वो गलत कर रहा है। मुझे घसीटते हुए, मारते हुए भी देखा गया। मेरी सास की हत्या हुई, लेके भाग भी गया लाश, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आके हमारी सास की लाश मांग सके या मेरे साथ आके गवाही दे सके। आज तक मैं पीड़ित हूँ। मैं पुलिस में, कमिश्नर के पास, मैं मुख्यमंत्री आवास तक भी गई हूँ, 2 बार एप्लीकेशन लगाया, लेकिन थाने तक आते आते सारा मामला लीप पुत के बराबर कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो एक चीज हम ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले जान लें कि आखिर में वो कौन है जिसने आपके पूरे हरे भरे बसे बसाए परिवार को उजाड़ कर रख दिया है और आज आपके साथ रहने वाला, दोस्तों यकीन मानिए कि एकदम अकेली महिला है,
न इनके एकदम कहा जाता है ना कि आगे नाथ न पीछे पगहा वाली हाल है। ऐसी इनकी स्थिति बना दी गई है कि आज ये बेचारी अकेले, लेकिन फिर भी सलूट है कि ये पूरी तत्परता और हौसले हिम्मत के साथ उस माफिया के विरुद्ध खड़ी हैं। लेकिन शर्मिंदगी की बात है और धिक्कार है बनारस की पुलिस पे। आप बंद करिए ये जो है मिशन नारी शक्ति का। आप लोग मुख्यमंत्री की योजनाओं को पतीला लगा रहे हैं। आप लोगों को इस पर क्या जवाब आप दोगे कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन था कि भूमाफियाओं की कमर को तोड़ के रखा जाए। हमारे मुख्यमंत्री का जो है एक ड्रीम योजना चल रहा है कि नारी शक्ति, हर योजना को पतीला लगाती हुई बनारस की पुलिस। आप लोगों को सोचना चाहिए और मैं यकीन दिलाता हूं बनारस की पुलिस को, बनारस के कप्तान को, बनारस की जनता को, देश की जनता को, हर महिला को, हर बहन को कि इस वीडियो को मैं सीधा मुख्यमंत्री के पास पहुंचाऊंगा और बताऊंगा अपने योगी आदित्यनाथ महाराज जी को कि किस तरह बनारस की पुलिस एक महिला की जो है पूरी तरह से इनको एकाकी छोड़ दिया गया है। ऐसे ऐसे बहुत से माफिया होंगे दोस्तों, लेकिन अगर बनारस की पुलिस चाली होती और आज जब ये जो है पुलिस से मदद मांगने जाती हैं तो इनको ही जो है भगा दिया जाता है। और मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा, बंद करिए ये जो है ढकोसलेबाजी, दिखावेबाजी कि आप लोग मिशन नारी शक्ति चला रहे हैं। कहीं कुछ नहीं चल रहा है। अगर चल रहा होता तो इस महिला को अब तक न्याय मिल चुका होता। ये भूमाफिया है कौन? भैया ये भूमाफिया विकास सिंह राजा जिनको लोग बोलते हैं, और उनका छोटा भाई रितेश सिंह, और ये दोनों लोग का आपराधिक रिकॉर्ड है। इन लोग तो बाकी तो ऐसे तो बैनामे में 2 लोग और भी हैं, और एक जो कि दिनेश यादव, एक मंगला प्रसाद जिनका की डेथ हो चुका है सेकेंड मार्च 2021 में, और उसकी पत्नी को मिला के सब बैनामा। मेरा एकदम सरासर फर्जी हुआ कि 2005 में जब मेरे हस्बैंड का डेथ हुआ तो उसके बाद से मेरे बेटे का नाम, मेरा नाम नगर निगम में दर्ज है, और नगर निगम में दर्ज है, बिजली पानी सारा का टैक्स भी जमा होता है, टैक्स भी जमा है, सारी चीजें है, किसी का उसमें नाम नहीं। एक मिनट, विकास सिंह राजा और रितेश सिंह भूमाफिया का नाम निकल कर आ रहा है, लेकिन पहले हम थोड़ा सा सरल शब्दों में बनारस की जनता को समझाइए कि मामला है क्या। सरल शब्दों में मामला ये है कि मेरे हस्बैंड का डेथ जो कैमरे पे देखिए 2005 में हो चुकी है, और उसके बाद से मेरा बेटा, मेरी सास थोड़ा सा वो महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा थी, तो मेरा बेटा मेरे पास नहीं रहता था, मेरे पिताजी अपने पास रखते थे। मैं यहाँ पे नाटीमली में अपने ससुराल में रहती थी, और चलता था, सारी चीज़ें सब सही चल रहा था। मेरी सास उसी मकान में थी, उसी मकान में मैं भी रहती हूँ। और 2017 का चुनाव था, उसी दौरान रितेश सिंह चुनाव के दौरान मेरे घर में आया, और वहाँ पे एक किराएदार मेरी सास रखी थी, कोई चौबे चौबे करके था, उसके यहाँ उठना बैठना हुआ। फिर उन्होंने मेरी सास का, जिनका कि कभी उस जमीन मकान पे नाम भी नहीं था, और उन्हीं से फर्जी तरीके से बैनामा करवा के और दाखिल खारिज करवा लिया। वो भी मकान आज भी मेरे नाम है, रकबा भी पूरा मेरा है, टैक्स भी जमा होता है। एक नया नंबर जारी करवा लिया गया जिस नंबर का कोई मकान है ही नहीं, क्योंकि जिसने बेचा है उसका वो मकान था ही नहीं। लेकिन ये जानबूझ के किया गया कि मैं महिला हूँ, वीडियो हूँ, और वो भी महिला है, उनका भी कोई, वो सेकेंड मेरी दूसरी सास थी, मेरे पहली सास के मरने के बाद मेरे ससुर ने दूसरी शादी किया था, और उनका कोई संतान नहीं था। तो वो जानबूझ के ऐसा किया गया कि 2 विधवा महिला हैं, हम उल्टा पुल्टा कुछ भी करवा लेंगे, ये लोग लड़ नहीं पाएंगे और छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि नगर निगम में मैं हाजिर हूँ, नोटिस भी गायब किया गया है, फिर एक नया नंबर जारी कैसे होता है, जबकि फाइल में जिस आधार पे सौभावती वर्मा ने उनको बैनामा किया है, विकास सिंह राजा को, उस पर हलफनामा जमा है कि ये कागज गलत है। उनका दाखिल खारिज वहाँ नाम भी नहीं चढ़ा है, खारिज हो गया। वो मेरे खिलाफ 2005 से आज तक कभी कोर्ट भी नहीं गई हैं, कोर्ट भी मेरे खिलाफ कभी नहीं गई हैं, और फिर ये लोग अपना बैनामा करवा रहे हैं। और मेरे नाम से मकान आज भी है भैया, और सब कुछ मेरे नाम से टैक्स भी जमा है। ऐसा नहीं है कि जमा हम दूर कहीं रहते हैं टैक्स नहीं जमा है। और जब दाखिल खारिज कर लिया गया, नया नंबर जारी कर दिया गया, तो मुझे बताया भी नहीं गया, पीला कार्ड जारी हो गया, मुझे कह रहा कि अभी फाइल आदेश में है। और जब मुझे किसी तरह से पता चला कि नहीं आदेश हो चुका है, पीला कार्ड बन चुका है, मैं वहाँ पे गई तो मुझे नकल भी नहीं दिया जा रहा था। बोला गया कि जो कर्मचारी फाइल रखता है, जो आदेश आपका हुआ है फाइल रखता है, वो चाबी लेके चला गया है, उसका ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना ज़रूरी फाइल रख के ट्रांसफ़र करके चला। मुझे नकल नहीं दिया गया, मैं वहाँ पे अड़ के बैठ गई। उस समय सन 19 की बात है जिस समय दाखिल खारिज हुआ,
और मैं वहाँ पे अड़ के बैठ गई कि अभी उस समय नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन जी शहर में थे। मैं बोला अगर मुझे नकल नहीं दिया गया उसकी कॉपी तो मैं सीधे टंडन जी के पास इधर से ही जाऊँगी और आप लोगों की शिकायत करूँगी। तब अलमारी तुरंत खुला तो उसका सर्टिफाइड कॉपी तो नहीं, उस समय तुरंत मुझे फोटो स्टेट मिला। मैंने देखा कि सब उल्टा पुल्टा कर दिया गया और मुझे बताया भी नहीं गया कि आदेश हो चुका है। अभी मेरा वकील बाकायदा जा रहा है और बहस भी करवा रहे हैं। वीडियो को पॉज करूंगा और एक क्लिप मैं अब आपको दिखा रहा हूं कि देखिए इस महिला को उस दबंग जो है माफिया के तरफ से कैसे सड़क पर धक्का मारा जा रहा है। पहले आप ये देख लो, सच्चाई देखिए। नारी शक्ति यही है। मैं पूछना चाहता हूं बनारस पुलिस से, मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से, बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में नारी शक्ति का कितना जो है गुणगान हो रहा है। ये आप एक छोटी सी क्लिप में देखिए कि आखिर में इन माफियाओं को ताकत कहां से मिल रही है कि एक महिला को लबे रोड सड़क पर लातों से मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। तो धिक्कार है ऐसे सिस्टम पर जो दिखावे कि नारी शक्ति का पोस्टरबाजी और ढोलबाजी हो रहा है। हकीकत में नारी शक्ति का क्या वैल्यू रह गया है बनारस में, इस क्लिप में आप देख सकते हो। मैं ये समझ गया हूं मैम कि आपके साथ जो है अन्याय की पराकाष्ठा पार हो चुकी है और कहीं न कहीं मैं ये भी समझ चुका हूं कि बनारस की पुलिस ने आपके साथ सिर्फ जो है छल किया है, आपके साथ कहीं न्याय की कार्रवाई होती हुई मुझे नहीं दिखाई दी है। अच्छा, क्या लगता है आपको आपके साथ इतना जो है उत्पीड़न हुआ है, अकेली महिला होना ही इसकी वजह बन गया क्या? हाँ, बिल्कुल अकेली महिला, विधवा महिला और आर्थिक रूप से भी मैं कमज़ोर हो चुकी हूँ क्योंकि हस्बैंड तो कोई नौकरी करते नहीं कि मुझे पेंशन मिल रहा है और बिजनेस व्यापार भी नहीं है। जो कुछ था मेरा घर मकान ही सब कुछ था उनके जाने के बाद। और भैया सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस मकान का ज़मीन का बैनामा करवाया गया, विकास सिंह एक भाई बैनामा करवा रहा है, दूसरा भाई उसमें गवाह भी है रितेश सिंह, और सन 18 में फरवरी 18 में बैनामा किया जा रहा है। उसी का 3 साल बाद फिर फरवरी 21 में वसीयत करवा लिया जा रहा है, बेटवा बना जा रहा है जो ना मेरी जात बिरादरी का, ना भाई पटीदार है, ना नात रिश्तेदार है। कोई दूर से कोई आता है और बेटवा बन के वसीयत करवा के फिर पूरी साजिश शुरू हो जाती है मेरी सास को मारने का, क्योंकि उसमें लिखवा लिया गया था कि मेरे मरने के बाद सारा, जबकि ऑलरेडी बैनामे के आधार पर मुकदमा चल रहा है। पता है कि वो मकान उनका नहीं है, बावजूद उसके भी एक नया चीज छेड़ा जा रहा है कि ताकि मैं अगर बैनामे में मेरे खिलाफ सब कुछ हो तो मैं वसीयत लेके परेशान करूं। कहानी इतनी सी है दोस्तों, बड़ी सिंपल सी। आपको एक लाइन में तुरंत बता देता हूं कि इनकी सास और ये जब रहती थी, घर में कोई मर्द नहीं रहता था, कहीं से कोई एक जो है दूर से आता है, किराए पे रहता है, जिसका नाम रितेश सिंह बताया जाता है, किराए पे भी नहीं रहता है, वो आता है धीरे धीरे करके इनके घर को जो है पूरा टेक ओवर करता है और वो जान जाता है कि कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है, तो फर्जी किसी तरह से वसीयत बनवाता है और फिर जब इनकी सास की मौत हो जाती है तो इनका जो है पूरी तरह से इनको घर से निकालने के बाद पूरा कब्जा कर लेता है। पूरी मैं अभी आज भी उस घर में रहती हूँ और उनकी मौत नहीं होती बल्कि उनको साजिश के तहत पहले उनका फोन गायब किया जाता है, उनके पैर में चोट लगता है, उनका फोन उठा ले जाता है। जब उनके पैर में वो बाहर नहीं निकल पाती हैं और हमको बोलता है कि अगर ये घर में हमारे कमरे में हमारे घर में जाएंगी तो मैं इनका टांग काटूंगी। वो मेरे मोबाइल में भी रिकॉर्ड है, मैं बोटी बोटी काटता हूँ ये भी, और सास को भी निकाल के घर से फेंकने की बात कर रहा है कि ये मेरा मकान है, छोड़ दो। सब कुछ वसीयत के आधार पे, बैनामे के आधार पे अब मेरा हो गया, जो कि मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है, पुलिस कभी सुनी ही नहीं। और उनको जब मारा गया, मार दिए सब, तो मैंने थाने पे फ़ोन किया कि मुझे लाश दिलवा जाओ, मेरी सास है। तो थाने पे सीधे एसओ बोल रहे हैं कि प्रताड़ित करके आपने मारा है और लाश चाहिए, मुकदमा लड़िए, तो मुकदमा लड़िए, लाश लेके सब भागे, जला दिए। उसके बाद मैंने कहाँ कहाँ एप्लीकेशन लगाया, क्या लिख दिया गया कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो कैसे पता चला कि मर्डर हुआ है। भाई मैंने तो पुलिस को फोन किया था, पुलिस पोस्टमार्टम करवाएगी या मैं करवाऊंगी, मुझे तो लाश तक नहीं मिला और झगड़ा होने लगा, गाली देने लगा और सब लाश लेके भाग गए। मैं यही जानना चाहती हूँ भैया कि कहाँ है नारी सम्मान, कहाँ है महिला सशक्तिकरण? पूछिए ना मुख्यमंत्री जी से। मैं यही तो पूछना चाहती हूँ, सबका साथ सबका विकास कहाँ है? कहाँ है नारी सशक्तिकरण? कहाँ है नारी सम्मान? कहाँ है महिला सम्मान? एक महिला को, उसके घर में विधवा महिला को मार दिया जाता है। और दोस्तों बता दूं, ये भूमाफिया इतना बड़ा दबंग बना बैठा है बनारस में कि इस महिला की आवाज आज तक बनारस में किसी जो है मीडिया हाउस ने नहीं उठाई। शायद यही सच है, कोई मीडिया हाउस इनकी आवाज उठाने को तैयार नहीं है। सोच लीजिए कि ये हालात हैं दबंगों के और भूमाफियाओं के, जबकि योजना चल रही है कि भूमाफिया की कमर तोड़ दी जाएगी और अभी
बनारस के पुलिस कमिश्नर श्री मोहित अग्रवाल ने एक हफ्ता पहले मुझसे जो है कहा है कि अब बनारस में कोई भूमाफिया नहीं बचा हुआ है, सबकी कमर तोड़ दी गई। तो श्रीमान जी, कप्तान जी, देख लीजिए, मैंने भूमाफिया को खोज कर निकाल दिया है और यहाँ पर ये नारी शक्ति, इनके पूरे जीवन को तार तार कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात जो है कि मैं बड़ा भौचक हूं दोस्तों इस तरह की घटना देख के कि बनारस में न कोई मीडिया हाउस इनके साथ खड़ा हो रहा है, न पुलिस खड़ी हो रही है, न समाज खड़ा हो रहा है। तो धिक्कार है आप सभी लोगों पे कि इतना क्या किसी एक इंसान से डरना कि एक महिला के साथ नहीं खड़ा आप लोग हो पा रहे हो। आखिर में क्या वजह है मैडम कि बनारस का कोई मीडिया हाउस आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, समाज नहीं खड़ा हुआ, पुलिस नहीं खड़ी हुई है? क्या वजह क्या है? लोगों को क्या समझ में आ रहा है? मैं तो ये नहीं बता सकती, हो सकता है कि पैसे का जोर हो या कहीं से। पता तो ये भी चलता है कि मुख्यमंत्री का इतना कहना है कि कोई भी नेता, कोई भी मंत्री किसी गलत का पैरवी नहीं करेगा, लेकिन हमें ये भी पता चला है कि थाने पे, नगर निगम में पैरवी भी आती है। क्या सत्ताधारी लोगों की? क्या बिल्कुल आती है सत्ताधारी लोगों को। और मैं सत्ताधारी कुछ मंत्रियों से मैं मिलवाने की बात भी करी, बहुत दिन तक भी मेरा हुआ कि आज मिलवा देंगे, कल मिलवा देंगे, लेकिन कोई, जैसे ही पता चलता है कि रितेश सिंह, विकास सिंह का मामला है, लोग आनाकानी करके फिर इधर उधर टाल देते हैं। फिर मैं भी थक जाती हूँ, छोड़ देती हूँ। मैं तो एप्लीकेशन लगाते लगाते आप देखेंगे इतना सारा एप्लीकेशन मेरे घर पे पड़ा है पुलिस कमिश्नर के पास। मुझे घर में से घसीटा गया, मार के फेंका गया, पुलिस पूरा रिकॉर्ड हुआ है कैमरे में, पुलिस सीसी फुटेज भी लेके गई है, बावजूद आज तक FIR नहीं हुआ। लाश लेके सब चले गए मार के, उसका भी कुछ नहीं हुआ कि अरे वो जब पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो मेरे घर का सारा सामान 26 दिसंबर 2022 को सारा सामान उठा लिया और कुछ अपने आदमियों को जबरदस्ती उसमें घुसा दिया। और मेरे बच्चे को, मुझे तमाम SC ST में, चोरी में तमाम मुकदमे FIR के लिए 156(3) दाखिल करता रहता है, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया। हम लोग किसी तरह से कैमरे की वजह से बच जाते हैं। वो महिला अच्छा, कैमरे से याद आया कि इनकी प्राइवेसी को भी भंग कर दिया गया है। इनके घर के पास कुछ ऐसे कैमरे फिट कर दिए गए हैं कि 24 घंटा इनके ऊपर उस कैमरे के जरिए मोबाइल से ट्रैकिंग की जा रही है कि इनसे कौन मिलने आया, कौन नहीं मिलने जा रहा है। मतलब इनसे कोई मिल नहीं सकता है। इनके घर पर आप अगर मिलने जाओगे तो अगले दिन आप घेर लिए जाओगे, कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल। सोचिए कितने शर्म की बात है कि एक महिला पे 24 घंटे नजर रखी जा रही है। आज भी मेरे नाम है। जब कैमरा मेरी सास लगवा रही थी, उनके घर में कुछ चोरी हुआ था और मैं रुकवा दी थी कैमरा की, मकान मेरे नाम है और इस कैमरे से मेरा नुकसान होगा। मैं उस समय एप्लीकेशन भी CP को लगाई थी, सन 20 की बात है, कि इससे मेरी निगरानी की जाएगी, CC कैमरा लग रहा है। और हम जब कैमरा लगने को आया तो मैं रुकवा दी थी, चढ़ के पकड़ ली थी, हाथ भी मैं वहाँ चढ़ के हाथ भी पकड़ ली कि नहीं, कैमरा नहीं लगना चाहिए, मेरे बेटे को, मुझे खतरा हो जाएगा। मुझे थाने पे बैठाया गया, 3 घंटा बैठाया गया कि जब तक पंचायत होगी, जब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक कैमरा नहीं लगेगा। और उधर कैमरा पूरा 3 घंटे में लगा के, और जब मैं वापस आ रही हूँ तो यहाँ देख रही कि कैमरा लग गया। कुल मिला के आरोप आपका ये है कि पुलिस जानबूझ के आपको 3 घंटा थाने में बैठाती है ताकि उधर कैमरा लग जाए। और फिर उसको रितेश सिंह ने अपने मोबाइल से उस कैमरे को जोड़ लिया। इससे मुझे ही नहीं, मेरे सास को भी परेशानी। जब मैं उनके पास जाती थी, बैठती थी, तो ये देख लेता था, उनको मेरे खिलाफ बाद में आके भड़का देता था। वो मुझसे चिढ़ जाती थी। महत्वाकांक्षी थी, थोड़ा सा उनका रहन सहन अलग था, बहुत हाई फाई रहन सहन था, लेकिन उसी मकान में हम लोग रहते थे। मकान आज भी मेरे नाम है, पूरा रकबा भी मेरे नाम है, टैक्स, बिजली, पानी सब जमा। लेकिन एक नया नंबर जारी करवा के मुझे परेशान किया जा रहा है कि ये मकान मेरा है। और फर्जी जिसने बैनामा किया, जिसने वसीयत किया, वो उसका कभी था ही नहीं। वो मकान कभी उसका नाम उस पर नहीं था। लेकिन एक महिला है तो क्या कर लेंगी, मेन बात ये है। एक महिला चाह ले तो बहुत कुछ कर सकती है दोस्तों, अगर महिला को सहयोग किया जाए, समर्थन किया जाए तो। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है कि इनका कहना है कि महिला होना ही गुनाह है। यहाँ पर सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात कि एक अकेली महिला के साथ आज की डेट में बनारस की पुलिस नहीं खड़ी हो रही है, बनारस का समाज नहीं खड़ा हो रहा है। और किस मुंह से आप लोग बात करते हो कि मिशन शक्ति 5.0 की? मैं उस हर मिशन शक्ति 5.0 की बकिया उधेड़ रहा हूं और बता रहा हूं, दिखा रहा हूं कि देख लीजिए, बातें कुछ और जमीनी हकीकत कुछ और,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में एक विधवा महिला, जिसके आगे पीछे कहीं कोई नहीं है, जिसके सामने जीवन यापन करने की समस्या खड़ी है, यहाँ पर बनारस में कुछ भू माफियाओं के द्वारा इनके पूरे मकान को जो है डिस्प्यूटेड बना दिया गया है। पुलिस से क्या एक्सेप्ट है? पुलिस का मुझे कभी सहयोग नहीं मिला है। जब मेरे घर से लाश चली गई, मेरा उनसे संबंध चाहे जैसा भी रहा हो, हर घर में सास बहू का कुछ न कुछ थोड़ा बहुत होता है। और पुलिस जब वहाँ बोल रही है कि हमने प्रताड़ित करके मारा है और लाश सही है, तो मैं इससे ज़्यादा पुलिस को क्या। और जब बचना हुआ, मैंने एप्लीकेशन लगा दिया। जब उनको अपना बचाव करना हुआ एसओ साहब का, तो उन्होंने बोल दिया कि अरे वो महिला चालबाज है, वो तो आई थी 376 का मुकदमा लिखवाने विकास सिंह और रितेश सिंह के खिलाफ, जबकि मुझे कुछ नहीं पता ऐसा। ये रितेश सिंह के मुंह से ही हमने पूछा कि ये तो साहब राय साहब बोल रहे थे कि ये तो आई थी 376 का मुकदमा लिखवाने। तब मुझे पता चला कि ऐसा भी राय साहब अपने को बचने के लिए बोले। और राय साहब कौन? शशि भूषण राय उस समय चौकी, अरे वहाँ थाना इंचार्ज थे। अच्छा। आज भी मैं अपराध बोध से ग्रस्त हूँ कि मेरे घर में लाश चला गया, मुझे लाश तक नहीं मिली। कम से कम पुलिस को मैंने बुलाया, तो पुलिस को आना चाहिए, चाहे किसी ने भी मारा हो, किसी का भी कोई मामला हो। आप लाश खोल के देखो उसकी हालत क्या है। मुझे तो काटने मारने की धमकी दिया था कि मैं छूऊंगी तो काट मार, और कैमरा लगा है। मैं अगर उनके पास अकेले चली जाती तो मार के अपने ही मुझे भी फंसा सकता था कि आई मार के चली गई, इसलिए मैं अकेले उनके पास जा भी नहीं सकती थी। अच्छा, यहाँ पर बनारस के पुलिस कमिश्नर श्री मोहित अग्रवाल जी से आपकी मुलाकात या बात हुई इस मामले को लेकर? नहीं, अभी तो मैं 2 बार पिछले साल जून 24 में मैं गई थी, कुछ मामला कुछ लफड़ा हुआ था, तो सर से मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद से मैं इतना खिन्न हो गई कि मैं कोर्ट में 156(3) मैंने दाखिल किया था, वहाँ भी पुलिस गलत रिपोर्ट लगाई, कुछ नहीं हुआ। मतलब ले दे के कोर्ट में भी इतना खेल हो रहा है कि जहाँ से इतनी उम्मीद रहती थी हर आदमी को। कोर्ट में क्या खेल हुआ है आपके साथ? तो वहाँ पे तो कर्मचारियों से मिलके हम सर्टिफाइड जो कापी ले लेंगे अगर उसकी कोई आदेश हुआ है या कुछ हुआ है, और बाद में हम जाएंगे तो देखेंगे वो थोड़ा सा बदला हुआ रहता है। ये हालत वहाँ पे कोर्ट का है। तो आप न्याय के मंदिर पर आरोप लगा रही हैं। मैं लगा रही हूँ तो देख ले। मैं तो आपके सामने लेके बैठी हूँ ना कि क्या लिखा हुआ है। हमने सर्टिफाइड कापी लिया और बाद में जा रहे हूँ तो फिर उस पर थोड़ा सा 2 लाइन 2 अक्षर क्या बढ़ा दिया गया है, क्या लिखा गया है। फिर मुझे उस कर्मचारी के खिलाफ, मैंने किसी का नाम नहीं दिया था, फिर मुझे जिला जज के कोर्ट में एप्लीकेशन देना पड़ा, तब जाके वो मामला रुका। सत्ताधारी या सत्ता के संरक्षण में रहने वाले भूमाफिया क्या इतने ताकतवर हैं कि बनारस कमिश्नरेट की पुलिस उनके सामने दंडवत है, बनारस का न्यायालय उनके सामने दंडवत है? क्या ये हकीकत है? मैं तो मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहूँगी और सारा साक्ष्य दिखाना चाहूँगी कि 420 का जो गलत तरीके से दाखिल खारिज करवाया गया है, जो मुझे घसीटा गया है, जो सास की हत्या हुई, मैं एकदम मतलब दबे जुबान से नहीं बल्कि खुल के चिल्ला के बोल रही हूँ कि उनकी पूरी साजिश के तहत हत्या हुई है। उनका पूरा सामान, उनका मोबाइल गायब किया गया है, सारा चीज़ अपने पास जितना भी पैसा उन्होंने रखा था नामिनी बनवा के, अपने खुद नामिनी बना वसीयत के आधार पे, उसके बाद उनको मार दिया गया। क्योंकि वो मरने से कुछ पहले जब उनको तकलीफ होने लगी, खाना वाना नहीं मिलता था कि मैं बेटवा हूँ, मैं खाना दूंगा, मुझसे मतलब नहीं रखने देते थे, लेकिन तब भी सब देते नहीं थे क्योंकि उनको मारना। तो वो पोता पोता भी बुलाने के, मेरे पोतों से मिलाओ। उसी दौरान उनको जल्दी मारा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि हम आ जाए, हमारा पोता वहाँ आ जाए और सारी चीजें बदल जाए, सारा राज खुल जाए कि क्या क्या हो रहा कुल है। मिला के आपका कहना है कि आपके सास की हत्या की गई? बिल्कुल की गई है। अरे हमने ऐसे को फोन किया तो वो आए क्यों नहीं, सारा बात तो इस पे है। उनको कैसे पता कि मैंने मारा है? हम पहले फोन करें, उनको स्वाति और माँ के बारे में क्या जानकारी थी? कुछ तो नहीं थी ना। मैं तो एक अनजान आदमी फोन कर रही हूँ ना कि यहाँ से मैं फोन कर रही हूँ, ऐसा ऐसा मामला, हमें लाश दिलवा दीजिए। तो वो कैसे बोलना कि प्रताड़ित? अगर मैंने मारा था तो वो मुझे क्यों नहीं गिरफ्तार किए? मुझे मुझे भी तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए था ना। अगर मैंने मारा है तो किसी की हत्या की गई है, अगर मैंने ही किया है प्रताड़ित करके, तो वहां भी तो कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। खैर, अब बनारस की कमान संभाल रहे हैं कमिश्नर श्री मोहित अग्रवाल जी, और इनके बारे में कहा जाता है कि बड़े न्यायप्रिय अधिकारी हैं। इनसे आप क्यों अभी तक नहीं मिली?
मैं इतना थक गई, इतना एप्लीकेशन लगा था। मैं इससे पहले के जो पुलिस कमिश्नर साहब थे, वहाँ पे मैंने जब लगाया कि मेरी सास की हत्या कर दी गई है, मेरे बच्चे को, हम लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाने के लिए फर्जी मेडिकल बनवा के SC ST महिला से, मंगला प्रसाद जो बेनामा धारक है, उसका डेथ हो गया, उसकी पत्नी को मिला के जो बच्चा कभी उसको देखा भी नहीं है, जानता भी नहीं, हमने भी कभी नहीं देखा था, वो महिला इतना गलत करी है, तो मेरे और मेरे सास की भी हत्या हुई है। प्रॉपर्टी के लिए मेरी और मेरे बच्चे की हत्या हो सकती है। तो उनका जवाब ये था कि अभी मारा तो नहीं है ना। कौन बोला ये? पुलिस कमिश्नर बोले। मोहित अग्रवाल जी? नहीं, उसके पहले मोहित अग्रवाल जी से मेरी मुलाकात मुथा अशोक जैन इनके पहले थे, तो शायद दोनों। मुथा अशोक जैन, एक कमिश्नर के मुंह से ये बहुत ही शर्मनाक है। DG रैंक का अगर कोई अधिकारी बोल रहा है इस तरह की भाषा, तो हम अच्छे परिवार से हैं, पढ़े लिखे परिवार से, गाली गलौज नहीं कर पाते, कुछ कह नहीं पाते, वो कुछ भी मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ 28 जून 2024 को आप देखेंगे, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। मेरे गली में मुझे घसीटा, बाहर फेंका है, पूरा CC का फुटेज पुलिस भी ले गई है। और कहाँ कहाँ मेरा एप्लीकेशन लगा, मुख्यमंत्री के पास, मानवाधिकार आयोग में, राज्य पिछड़ा आयोग में, महिला आयोग में, CP साहब के पास, लेकिन तब भी FIR नहीं दर्ज हो पाया। मैं बनारस की जनता से बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में वो कहता हूं और वादा करता हूं कि मैं बहुत जल्द इस महिला को बनारस के पुलिस कमिश्नर श्री मोहित अग्रवाल जी के पास ले जाऊंगा, सारे तथ्यों को, सारी जानकारियों से उनको अवगत कराऊंगा, और यहाँ पर उनको ये भी बताऊंगा कि श्रीमान जी देख लीजिए कि बनारस में आपके नीचे के मातहत पुलिस किस तरह से आपकी योजना जो नारी शक्ति मिशन 5.0 चल रहा है उसे पूरी तरह से डुबाया जा रहा है। चलते चलते मैम, आपसे एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि मान लीजिए कि आपके सामने हमारे बाबा श्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस वीडियो को उनके पास तक पहुंचा कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी खर्च करना पड़े। तो आज इसी को मान लीजिए कि बाबा बैठे हैं, और मैं उनके सामने भी आपको ले चलूंगा। मैं उस हर भूमाफिया को कहना चाहता हूं कि जोर लगा लो, पूरा सब कुछ कर लो, ये आवाज दबने वाली नहीं है। और मुझ पर तो किसी तरह का जोर आजमाइश आप लोग करने की जरा सी भी कोशिश और भूल मत करिएगा, क्योंकि यहां पर मैं किसी भी भूमाफिया से डरता और दबता नहीं हूं। जिस काम को बनारस की किसी भी मीडिया हाउस ने नहीं किया है, डंके की चोट पे कैमरे पे लाकर कर रहा हूं। तो मुख्यमंत्री से एक सीधा आप अपील क्या करना चाहेंगी? मैं सीधा अपील करना चाहूँगी कि भूमाफियाओं के खिलाफ जिन्होंने मेरे साथ इतना किया है, जिसमें इतना कुछ मैंने बता दिया कि क्या क्या हुआ है, सारी चीज़ें। और आज भी मेरा बच्चा जल्दी बाहर, बेटा बड़ा हो गया है, जवान हो गया है, वो बाहर नहीं निकलना चाहता, कि जल्दी कहीं किसी से मिलने जुलने नहीं जाना चाहता, कि हमारे मतलब कभी भी वो किसी फर्जी मुकदमे में फंसा देगा। यहाँ बाहर दरवाजे पे बेटे को मेंटली तोड़ दिया गया है। तोड़ दिया गया, इसीलिए तोड़ा जाता है, फर्जी उसको फंसाया जाता है, हमको भी फंसाया जाता है, जबकि कोई मामला भी नहीं रहेगा। तो कभी गलत तरीके से मुस्कुरा रहा था तो महिला को मिला के, तो कभी क्या कि हत्या, जलाने का प्रयास, जाति सूचक शब्द, तो कभी चोरी का आरोप, ये सब लगा के वो सब कोर्ट में मुकदमा सब दाखिल, हालांकि अभी तक हो नहीं पाया है, क्योंकि कैमरा लगा हुआ है और हम भी लड़ जाते हैं, बचा तो लेते हैं, लेकिन कितना देर तक दूसरी बात है, मेरे और मेरे बच्चे के पहले से भी हम लोगों की जान की खतरा है, और आज ये वीडियो बनने के बाद मुझे लग रहा है कि और भी बढ़ जाएगा। तो मैं यही चाहूँगी कि भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर जाए, हमारे घर को भूमाफिया मुक्त कराया जाए, और हमारे बच्चे की जान की सुरक्षा किया जाए। बाकी सारा साक्ष्य मैं पेश करूँगी। ठीक, तो यहाँ पर मंजू लता जी का कमिश्नर साहब ध्यान दीजिएगा कि स्पष्ट एक स्टेटमेंट है कि अगर इनके साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसके लिए जिम्मेदार रितेश सिंह और राजा सिंह, यही दोनों लोग माना जाएंगे, क्योंकि इनका कहना है कि वीडियो रिलीज होने के बाद इनकी परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं। मैं तो पुलिस से भी डरती हूँ ना, पुलिस भी तो बहुत कुछ डर लगता है कि अगर पुलिस के खिलाफ पुलिस सही कार्रवाई नहीं करती, अगर पुलिस के खिलाफ हम लिखेंगे तो वो तो और हमारे पीछे पड़ जाएगी, क्योंकि जो SC ST का महिला का जो फर्जी मेडिकल बनवा के गया था, उसमें भी मुझे पुलिस का हाथ था, क्योंकि मैंने पुलिस पर सही रिपोर्ट नहीं लगाई थी और कुछ पटांग मेरे साथ सवाल किया गया था, तो मैंने मुथा जैन के पास एक एप्लीकेशन दिया था, उसके बाद वो चीज़ें किया, और उसी जिसके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन लगाया था उसी दरोगा से वो जांच के लिए लिखवा लिया गया, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं, उनका ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से। तो मुझे हमेशा ये भी डर बना रहता है कि पुलिस से भी कुछ करवाया जा सकता है मेरे बच्चे के खिलाफ।
हम लोग बहुत डर के जीते नहीं, हैं। आप डरिए नहीं, मैं आपकी मीटिंग करवाता हूं। कमिश्नर साहब श्री मोहित अग्रवाल जी से मैं आपको लेकर चलता हूं, उनसे मिलवाता हूं और इस मामले की मैं पूरी एक नए सिरे से जो है रीओपनिंग करवाऊंगा और देखा जाएगा कि आखिर में इनके साथ कहां अन्याय हुआ है। एक लीगल टीम इनको प्रोवाइड कराई जाएगी, जितना हो सकता है उतनी सहूलियत आवाज न्यूज की तरफ से इस महिला को पूरी उपलब्ध करवाई जाएगी। आखिरी में बनारस की जनता से एक संवेदना के साथ क्या अपील करना चाहेंगी बनारस की जनता मैं से? सभी बनारस की जनता से भी चाहूँगी मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी बात मेरे साथ भी आए। कुछ लोग अगर हैं हिम्मत वाले जो चाहते हैं कि महिला को न्याय मिले तो मेरे साथ आएँ, मेरी मदद करें, मेरे साथ गवाही में चलें या और भी तरीके से बहुत तरह से। और दूसरी बात ये भी मैं जनता से कहना चाहूँगी कि डरो मत अब किसी से। बड़ी बात इन्होंने आखिरी में एक लाइन की कही कि डरो मत। अगर तुम सही हो, तुम्हारा राइट है, तो तुम चाहे कितना भी बड़ा माफिया हो, डरो मत। ज़्यादा से ज़्यादा इतना तो पता है कि ज़िंदगी एक न एक दिन जाएगी, मौत ही एक सत्य है। तो मौत से कितना भी डरोगे वो आनी ही आनी है, तो किसी भी समय आ सकती है। आप लड़ो, अगर आज नहीं लड़ोगे तो कल का दिन बहुत बुरा होने वाला है। ये मैं यहाँ पे कैमरे पे बोल के जा रही हूँ और ये आप लोग याद रखिएगा कि अगर आज आप नहीं खिलाफ खड़े हुए अपराधियों के तो कल का दिन इससे भी बहुत बुरा आने वाला है। बस यहाँ पर दोस्तों आप बिलीव करिए कि एक अजीब सी फीलिंग मेरे साथ है इनके इंटरव्यू को करने के बाद, क्योंकि मैं बहुत सी ऐसी बातें जान चुका हूँ जो अभी मैं कैमरे पर नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मैं बनारस की जनता से वादा करता हूँ कि ये कोई पहला इंटरव्यू नहीं है। मैं यहाँ पर इनके पूरे मामले की एक सीरीज बनाऊंगा और मंजू लता जी ने अपने जीवन में क्या क्या कष्ट उठाए हैं, कैसे एक भूमाफिया ने इनकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, इनके लड़के को मेंटली टार्चर करके पागल बना दिया गया है और कैसे बनारस की पुलिस भी इनके साथ जो है छल कर रही है, इन्हें न्याय नहीं दिला रही है। और मैं इन्हें बनारस के पुलिस कमिश्नर से सामने मिलवाऊंगा और ले जाके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मिलवाऊंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि अगर इनके साथ अन्याय हुआ है तो डंके की चोट पर इन्हें न्याय भी दिलवाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ये जानकारी आपको मंजू लता जी की जरूर पसंद आएगी। इनके साथ बनारस हमदर्दी करेगा और बनारस पूरी बुलंदी के साथ मंजू लता जी के साथ एक बार सीना तान के खड़ा होगा और ऐसे भूमि माफियाओं को मुंह तोड़ जवाब देगा। मिलते हैं इनकी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।